What's up everyone, this is me Ishita and today we will discuss about normative approach. Chapter number 1 मैं already cover करा चुकी हूँ in our previous video, so today we will discuss normative approach. क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर के अंदर? फर्स्ट नॉर्मेटिव अप्रोच, फाउंडेशंस क्या है, कांट और हेगल का क्या आइडिया है, कंटेम्प्रेरी थ्योरीज क्या है नॉर्मेटिव अप्रोच के अंदर और क्या नॉर्मेटिव अप्रोच की स्ट्रेंथ है, प्लस पॉइंट्स है और क्या क्रिटिसिज्म है, नेगेटिव पॉइंट्स है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम जानेंगे पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। जो आप पर्टिकुलर बुक पढ़ रहे हो पॉलिटिकल थ्योरी, उसका मतलब क्या है? देखो, पॉलिटिकल थ्योरी बेसिकली एक ब्रांच है पॉलिटिकल साइंस के अंदर ही। पॉलिटिकल साइंस हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ा वाइड कॉन्सेप्ट है, तो उसी के अंदर स्मॉलर ब्रांच है पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी सीक्स टू अंडरस्टैंड नॉट ओनली हाउ पॉलिटिक्स वर्क। पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हम खाली ये नहीं देखते कि पॉलिटिक्स कैसे वर्क करे, कि गवर्नमेंट क्या है, लिबर्टी क्या है, जस्टिस क्या है, बल्कि हम ये भी देखते हैं कि जो सारे कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर, कोर कॉन्सेप्ट है लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, ये सारे कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करेंगे सोसाइटी के अंदर। अगर डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, है ना, लोगों के लिए काम करती है। यहाँ पे लोग जो है स्ट्रांग होते हैं, जनता की जो है पावर होती है, जनता के पास पावर होती है। तो पावर कैसे आएगी? थ्रू इलेक्शंस आएगी या क्या प्रोसेस होगा पूरा, ये कैसे इंप्लीमेंट होगा सोसाइटी में, हम ये पूरा जानते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर। अब पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ने के लिए भी दो अप्रोचेस होती हैं, एक है एम्पेरिकल अप्रोच और दूसरी है नॉर्मेटिव अप्रोच, जो हम अपनी आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो एम्पेरिकल अप्रोच थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि एम्पेरिकल अप्रोच जो है फोकस करती है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को स्टडी करने में। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जैसे कि गवर्नमेंट, थ्रू फैक्ट और ऑब्जर्वेशन, फैक्ट के हिसाब से कि मान लो जो स्कॉलर्स ने बोला हुआ है, जो थ्योरीज है पहले से, उनके बेसिस पे, और ऑब्जर्व करते हुए कि जो स्टेट है वो कैसे एक्ट कर रही है। बट नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी में हम फोकस करते हैं कि जो वैल्यूज हैं, जो हम लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, पावर या हम राइट्स की जो बात करते आ रहे हैं, जो स्कॉलर्स बात करते आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्क पब्लिश कर रहे हैं उनके ऊपर, इनको कैसे सोसाइटी पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या पॉजिटिव पॉइंट आएंगे, फिर इंप्लीमेंट करने के बाद क्या नेगेटिव पॉइंट आएंगे। तो ये सारा जो हम एनालिसिस है, डीप एनालिसिस, हम नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब नॉर्मेटिव अप्रोच के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस जो है हम आस्क करते हैं? व्हाट इज जस्टिस? जस्टिस क्या है? आइडियल स्टेट क्या होना चाहिए? आइडियल स्टेट मीन्स लोगों को गवर्न करने के लिए किस टाइप की गवर्नमेंट जो है सही है, सबसे आइडियल कौन सी है। नेक्स्ट, कितने राइट्स जो है इंडिविजुअल को पोजेस करनी चाहिए? व्हाट अमाउंट ऑफ राइट्स शुड इंडिविजुअल पोजेस? एक्सट्रीम पावर होनी चाहिए लोगों के हाथ में, क्या कि मान लो फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर किसी के पास, तो कुछ भी बोल सकता है, क्या इतनी एक्सट्रीम पावर होनी चाहिए? नहीं। तो राइट्स भी कैसे होनी चाहिए? लिमिटेड होनी चाहिए। तो इस टाइप की एनालिसिस, ये डीप एनालिसिस हम कहाँ कर रहे हैं? नॉर्मेटिव अप्रोच के अंदर कर रहे हैं। गवर्नमेंट का क्या काम होना चाहिए? अब गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ लिया कि हाँ भाई सरकार क्या होती है, किसके अंदर हमने पढ़ लिया? एम्पेरिकल अप्रोच के अंदर, जहां पे हम खाली फैक्ट्स और ऑब्जर्वेशन करते हुए स्टडी कर रहे हैं। बट नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हम क्या देखेंगे? पूरा प्रोसेस कैसे वर्क कर रही है। नेक्स्ट, द नॉर्मेटिव अप्रोच इन पॉलिटिकल थ्योरी। अब हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं कि नॉर्मेटिव वर्ड जो है कहां से आया है? नॉर्म से आया है। नॉर्म का मतलब क्या होता है? एक स्टैंडर्ड, एक प्रिंसिपल। एंड इसीलिए हम नॉर्मेटिव अप्रोच के अंदर क्या पढ़ते हैं? एक प्रॉपर स्टैंडर्ड प्रोसेस, कि अगर डेमोक्रेसी है तो उसका क्या स्टैंडर्ड होगा, कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि किसी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी है या नहीं है, अगर है तो किस अमाउंट की है। किस अमाउंट की मतलब जैसे इंडिया के अंदर क्या है? प्रॉपर फ्रीडम है लोगों के पास। बट कहीं कंट्री में हमें क्या देखने के लिए मिलता है? इलेक्शंस तो है, मान लो चाइना में, ठीक है, चाइना में लोगों के पास फ्रीडम नहीं है। तो इस टाइप से हमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्या देखने के लिए मिल रही है? पावर देखने के लिए मिल रही है। तो यही हम किसमें पढ़ रहे हैं? नॉर्मेटिव थ्योरी के अंदर पढ़ रहे हैं कि अगर कोई भी एक कॉन्सेप्ट है तो उसका जो स्टैंडर्ड है कि कैसे हम उसको, क्या प्रिंसिपल्स हैं उसके, क्या स्टैंडर्ड, कैसे सोसाइटी में वो इम्प्लीमेंट होगा, और इम्प्लीमेंट होने के बाद क्या आउटकम्स आ रहे हैं, पॉजिटिव आउटकम्स कितने आ रहे हैं, नेगेटिव आउटकम्स कितने आ रहे हैं। अगर हम फंडामेंटल राइट्स लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, अगर स्टेट, सॉरी हम नहीं, स्टेट अगर फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करा रही है स्टेट को, तो उसका पॉजिटिव आउटकम क्या है? क्या लोग उसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं सही से, या लोग उसको एक्सट्रीमली यूज कर रहे हैं, है ना, अपनी मनमानी चला रहे हैं, जैसे मैंने आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच का एग्जांपल ऑलरेडी दिया। सेंट्रल कंसर्न क्या है? अब मेन फोकस क्या है नॉर्मेटिव अप्रोच के अंदर? व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ गुड सोसाइटी एंड अ जस्ट पॉलिटिकल ऑर्डर। तो सोसाइटी के अंदर एक गुड सोसाइटी के क्या एलिमेंट्स हैं, कि सोसाइटी क्या है? एक अच्छे नेचर की है, या जस्ट पॉलिटिकल ऑर्डर है, यानी जो स्टेट है वो काफी अच्छे से वर्क कर रहा है।
तो वो हमें कैसे पता चलेगा? तो इसीलिए हम इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, राइट्स, डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप, अथॉरिटी, लेजिटिमेसी, कॉमन गुड एंड ह्यूमन डिग्निटी। इतने सारे डिफरेंट एस्पेक्ट हम पढ़ते हैं जानने के लिए कि एक सोसाइटी के अंदर एक गुड नेचर कैसे सेटअप किया जाए और एक जस्ट पॉलिटिकल ऑर्डर कैसे सेटअप किया जाए जिससे लोगों का मैक्सिमम वेलफेयर हो सके। नेक्स्ट हम देखेंगे नेचर क्या है नॉर्मेटिव अप्रोच का। तो फर्स्ट इज फिलोसफिकल, जहां पे हम पहले फिलोसफी पढ़ते हैं कि मान लो व्हाट इज जस्टिस क्या है, फिर एथिक्स, फिर आइडियाज, फिर पर्सपेक्टिव, फिर इवेल्युएटिव, फिर वैल्यू बेस्ड। तो ये पूरा क्या है प्रोसेस है नॉर्मेटिव अप्रोच को, किसी भी कॉन्सेप्ट को नॉर्मेटिव अप्रोच के अंदर पढ़ने का, ठीक है, एनालाइज करने का। एंड लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट सीक नॉट मेरिली टू एक्सप्लेन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, यानी ये सिर्फ ये नहीं बताता कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्या है, बट ये हमें ये भी बताता है टू इम्प्रूव देम अकॉर्डिंग टू मॉरल आइडियाज। तो हमें वो ये भी बताता है, ये अप्रोच हमें ये भी बताती है कैसे हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। मान लो अगर हम लिबर्टी का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, लिबर्टी को हम पढ़ रहे हैं नॉर्मेटिव अप्रोच के थ्रू। लिबर्टी के अंदर क्या स्टेट गारंटी करती है, फ्रीडम देती है लोगों को, लोगों के पास क्या है, फ्रीडम है, आजादी है। अब ये आजादी कितनी होनी चाहिए, फिलोसफी तो हमने पढ़ ली, लिबर्टी आ गया, ठीक है, लिबर्टी पढ़ ली। अब लिबर्टी के अंदर एथिकल, एथिक्स क्या है, क्या क्या लिबर्टी के कोर कॉन्सेप्ट है, तो फ्रीडम है कोर कॉन्सेप्ट, फिर आइडियाज इसके क्या है, फिर पर्सपेक्टिव, डिफरेंट स्कॉलर्स ने पहले क्या पर्सपेक्टिव दिए हुए हैं हम वो पढ़ेंगे, फिर इवेल्युएट करेंगे कि कितनी फ्रीडम देनी चाहिए लोगों को, क्या एक्सट्रीम देनी चाहिए या कंट्रोल फ्रीडम होनी चाहिए या लिमिटेड फ्रीडम होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट मेजर क्वेश्चंस क्या हम पुट अप करते हैं इसके अंदर, तो पॉलिटिकल जस्टिस क्या है, स्टेट का क्या पर्पज है, स्टेट कैसे काम करेगी, और व्हाट मेक्स पावर लेजिटिमेट। पावर लेजिटिमेट का मतलब क्या है, कितनी जायज पावर स्टेट के पास होनी चाहिए, क्या स्टेट के पास अनकंट्रोल पावर होनी चाहिए कि वो अपनी बात जो है लोगों से कैसे भी मनवा ले, नहीं ना, तो लिमिटेड पावर होनी चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हम नॉर्मेटिव थ्योरी में आस्क करते हैं एंड इनके आंसर भी हमें नॉर्मेटिव थ्योरी ही देती है। नेक्स्ट, फाउंडेशन ऑफ द नॉर्मेटिव अप्रोच, द नॉर्मेटिव अप्रोच हैज इवॉल्व ओवर सेंचुरीज। टाइम टू टाइम हमें इवोल्यूशन देखने के लिए मिलता है नॉर्मेटिव अप्रोच में। तो सबसे फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम क्लासिकल ग्रीक फिलोसफी से, जिसकी फाउंडेशन प्लेटो ने दी थी। तो प्लेटो ने आर्ग्यू किया कि पॉलिटिक्स क्या है, करनी चाहिए, एम हमेशा जस्टिस, कि पॉलिटिक्स शुड ऑलवेज एम जस्टिस। अब प्लेटो के अनुसार सोसाइटी को गवर्न करते हैं फिलोसोफर और किंग। पुराने टाइम की बात हो रही है, अभी की बात नहीं हो रही, उस टाइम पे डेमोक्रेसी वगैरह वाले कॉन्सेप्ट जो है नहीं थे, तो हम पुराने टाइम में जा रहे हैं एकदम क्लासिकल ग्रीक में। तो उस टाइम पे प्लेटो कह रहे हैं कि जो सोसाइटी है उसको गवर्न करते हैं तो फिलोसोफर्स या किंग, बट जस्टिस हमेशा एग्जिस्ट करनी चाहिए, जहां पर हर एक इंडिविजुअल अपने जो फंक्शंस है, अपनी जो ड्यूटीज है वो परफॉर्म कर रहा है, एंड स्टेट का काम है जस्टिस इंश्योर करना सोसाइटी के अंदर एज वेल एज लोगों का वेलफेयर करना। नेक्स्ट हम देखेंगे एरिस्टोटल। अब एरिस्टोटल ने क्या बोला है कि मैन क्या है, एक पॉलिटिकल एनिमल है, यानी कि पॉलिटिक्स जो है हमारी डेली लाइफ का पार्ट है। ये मैंने आपको यूनिट 1 में भी काफी अच्छे से समझाया है। सो एरिस्टोटल ने व्यू किया है पॉलिटिक्स को एज अ स्टडी ऑफ अचीविंग द गुड लाइफ, कि पॉलिटिक्स को हम देख रहे हैं कि हम अपनी जो लाइफ है उसको और कितना अच्छे से मतलब गुड बना सकते हैं एक तरीके से। तो ही बिलीव कि ह्यूमन बींग्स आर नेचुरल पॉलिटिकल। नेचुरल पॉलिटिकल का मतलब क्या है कि बाय बर्थ, ठीक है, आप मतलब हमारी जो सोसाइटी के अंदर जो हमारी कॉमन लाइफ है उसमें भी पॉलिटिक्स हमारा क्या है, हमारी डेली लाइफ का पार्ट है। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट एकदम से उठ के आ गया, नहीं, बट वो सदियों से चली आ रही है एंड हमारी डेली लाइफ का पार्ट है ऑलरेडी। नेक्स्ट, स्टेट एग्जिस्ट करती है। अब स्टेट क्यों एग्जिस्ट करती है, स्टेट का काम ही है प्रमोट करना वर्च्यू, वर्च्यू का मतलब है लोगों का वेलफेयर करना, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज गुड गवर्नेंस इनेबल सिटीजन टू लिव एथिकली। अगर स्टेट अच्छे से काम करेगा, आप अच्छे से रूल्स बनाएगा, लॉज बनाएगा, उनको इम्प्लीमेंट कराएगा और लोगों को फ्रीडम देगा, और जो भी मतलब मेन वैल्यूज, मेन आइडियाज हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स, तो सिटीजन जो है एक एथिकल लाइफ जी पाएंगे, एक अच्छी लाइफ जो है, गुड लाइफ जो है जी पाएंगे। नेक्स्ट, नेचुरल लॉ ट्रेडिशन। नेचुरल लॉ ट्रेडिशन दिया थॉमस एक्विनस ने, जिन्होंने सिंपली बस बात की है कि जो इंसान है, हर एक इंडिविजुअल जो बॉर्न होता है उसके पास नेचुरल राइट्स होते हैं, ठीक है, और स्टेट का काम है नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। नेचुरल राइट्स जैसे कि फ्रीडम, इक्वालिटी, यानी कि जब इंसान पैदा हुआ तभी वो सोसाइटी के अंदर इक्वल है, ना किसी भी टाइप का भेदभाव नहीं है, ना जेंडर बेस्ड, ना कास्ट बेस्ड, ना रिलीजन बेस्ड, सभी लोग क्या है सोसाइटी में इक्वल है, लोगों के पास बोलने का अधिकार है। तो इस टाइप के नेचुरल राइट जो है एग्जिस्ट करते हैं बाय बर्थ।
नेक्स्ट हम देखेंगे लास्ट पॉइंट इन्होंने जो इंपॉर्टेंट है वो बात की है अनजस्ट लॉस लैक मॉरल लेजिटिमेसी। अब सिंपल से हम इसको एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो एक देश है, ठीक है, वहां पे मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, मान लो 80% लोग जो करंट लीडर है उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, करंट लीडर को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो करंट लीडर लॉज वगैरह बना रहा है उससे भी वो नाखुश है, जो भी सोसाइटी के लिए काम कर रहा है उससे भी वो नाखुश है। तो इसे हम क्या देखने के लिए मिलता है कि जो लीडर है उसको मेजोरिटी का सपोर्ट नहीं है, यानी कि जो लीडर है वो लैक करता है मॉरल लेजिटिमेसी, जायज पावर जो है उसके पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 80% पॉपुलेशन जो है उसको सपोर्ट नहीं कर रही है। मॉरल लेजिटिमेसी उसके पास कब होगी? जब उस देश की मेजोरिटी जनता उसको सपोर्ट करेगी, बट नहीं कर रही है, दैट मीन्स वो लैक कर रहा है मॉरल लेजिटिमेसी। अब लास्ट पॉइंट का जो कोर मीनिंग है वो ये है कि अगर कोई भी लीडर अनजस्ट लॉज बनाएगा जो कॉमन जनता के लिए ठीक नहीं है, तो हमेशा जो कॉमन जनता है वो उसके खिलाफ आवाज उठाएगी, एज वेल एज वो लीडर लैक करेगा मॉरल लेजिटिमेसी। नेक्स्ट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन। अब यहाँ पे हम देखेंगे थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक्स कि कैसे हमने क्लासिकल आइडिया देख लिया, पूरा पुराने टाइम के थिंकर्स देख लिए, उसके बाद हम देखेंगे मॉडर्न थिंकर्स को, जैसे कि थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जीन जैकब रूसो। थॉमस हॉब्स क्या कह रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग्स रिक्वायर पॉलिटिकल अथॉरिटी फॉर पीस, यानी कि जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है वो ह्यूमन बीइंग्स इसलिए रिक्वायर करते हैं, इसलिए जरूरत है उनको पीस के लिए, शांति के लिए। स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इज मॉरली जस्टिफाइड टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट। अब जितनी ज्यादा सरकार क्या होगी, स्ट्रांग होगी, अथॉरिटेटिव होगी, या पॉलिटिकल लेजिटिमेट होगी, जायज सरकार, जायज पावर होगी सरकार के पास, लोगों का सपोर्ट होगा, उतनी ही गवर्नमेंट क्या होगी, स्ट्रांग होगी। और सोसाइटी में जो भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं, मान लो कास्ट बेस हो गए या कोई रिलीजन बेस हो गए या कम्युनिटी बेस्ड हो गए, जो भी कॉन्फ्लिक्ट आपस में सोसाइटी में लोगों के बीच में अराइज होते हैं, उनको स्ट्रांग गवर्नमेंट होगी तो वो अच्छे से रिजॉल्व करा पाएगी, सॉल्यूशन प्रोवाइड करा पाएगी। नेक्स्ट जॉन लॉक बोलते हैं इंडिविजुअल पोजेस नेचुरल राइट्स। जॉन लॉक का भी मानना है कि बाय बर्थ लोगों के पास क्या होते हैं, नेचुरल राइट्स होते हैं, राइट टू लिव, लिबर्टी कि लोगों के पास फ्रीडम हो, प्रॉपर्टी कि वो एक प्रॉपर्टी ऑन कर सके। नेक्स्ट, गवर्नमेंट का एग्जिस्टेंस सिर्फ इतना है कि वो इन तीन राइट को क्या करे, प्रोटेक्ट करे, लोगों की लाइफ को कंट्रोल ना करे। लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, ये जो तीन नेचुरल राइट्स हैं जो बाय बर्थ एग्जिस्ट करते हैं, इनको प्रोटेक्ट करना किसका काम है, गवर्नमेंट का। अगर गवर्नमेंट अनजस्ट लॉस बनाएगी तो सिटीजन क्या कर सकते हैं, उनको ओवरथ्रो भी कर सकते हैं, यानी कि उनकी पोजीशन से हटा भी सकते हैं। नेक्स्ट, जीन जेकिस रूजो बात करते हैं कि लेजिटिमेट अथॉरिटी, यानी कि जायज पावर जो गवर्नमेंट के पास है वो तब आती है जब उनको जनरल विल का सपोर्ट हो। जैसे मैंने आपको अभी प्रीवियस एग्जांपल में बताया भी कि मान लो इस 80% लोग अगर आपके खिलाफ चले जाएंगे, दैट मीन्स लीडर के खिलाफ चले जाएंगे, तो उसका मतलब क्या है कि वहां पर लैक कर रही है लेजिटिमेट अथॉरिटी। नेक्स्ट पॉइंट जीन जैकब रूसो ने बोला है कि सिटीजन हमेशा पार्टिसिपेट करने चाहिए इन लॉ मेकिंग। मान लो अगर कोई भी स्टेट है, चाहे वो गवर्नमेंट हो वहां पे, चाहे वो कोई लीडर हो वहां पे, तो जब भी लॉ बनाया जा रहा है तो सिटीजन्स की राय मशवरा लेना नेसेसरी है, और सिटीजन्स को हमेशा पार्टिसिपेट भी करना चाहिए। नेक्स्ट, फ्रीडम एग्जिस्ट व्हेन पीपल ओबे लॉ दे कलेक्टिवली क्रिएट। तो फ्रीडम तभी एग्जिस्ट करती है जब लोगों के द्वारा बनाए हुए या लोगों के डिसीजंस पे बनाए हुए लॉ इंप्लीमेंट किए जाते हैं सोसाइटी के अंदर। फोर्थ, इनलाइटनमेंट वैल्यूज। तो लास्ट हमारा आइडिया है इनलाइटनमेंट वैल्यूज, कि धीरे धीरे हम क्या देख रहे हैं, और ज्यादा इवॉल्व नॉर्मेटिव अप्रोच देख रहे हैं, जहां पर रीजन पे फोकस किया जा रहा है, कारण पे, लिबर्टी पे, इक्वालिटी पे, ह्यूमन राइट्स पे, कि लोगों के पास क्या होने चाहिए, राइट्स होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि हर एक गवर्नमेंट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए। इंडिविजुअल डिग्निटी पे, कि स्टेट का काम है जो इंडिविजुअल लेवल पे लोगों की रिस्पेक्ट करना। नेक्स्ट, बेसिक प्रिंसिपल क्या है नॉर्मेटिव अप्रोच के, तो हम पढ़ चुके हैं कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, राइट, डेमोक्रेसी और कॉमन गुड, की लोग जो स्टेट है वो लोगों के लिए काम करे, कलेक्टिव वेलफेयर के लिए काम करे, ना कि अपने इंटरेस्ट के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कांट और हेगल का क्या आइडिया है। तो इमैनुअल कांट से स्टार्ट करते हैं। तो इमैनुअल कांट की कोर आइडिया है कि ह्यूमन बींग्स क्या है, रैशनल है। रैशनल का मतलब क्या है कि ह्यूमन बींग्स अपना अच्छा और बुरा खुद सोचने में सक्षम है, ऑटोनॉमस है और मॉरली इक्वल है। सभी ह्यूमन बींग्स हैं सोसाइटी के अंदर इक्वल है, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये उनका मानना है, कांट का मानना है। एंड लास्ट लाइन वो बोल रहे हैं कि हर एक इंडिविजुअल पोजेस करता है इंट्रिंसिक डिग्निटी, यानी हर एक इंडिविजुअल की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, एंड शुड नेवर बी ट्रीटेड मेरेली एज अ मींस टू एन एंड। अब ये थोड़ा सा आपको लगेगा कंफ्यूजिंग, बट मैं बताती हूँ उसका मतलब क्या है।
कि हर एक इंसान की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और स्टेट का काम है उसको क्या करना, रिस्पेक्ट करना। स्टेट कभी भी अगर कोई लॉ बना रही है या वेलफेयर कर रही है तो वो कभी भी लोगों को डिफरेंटली ट्रीट ना करें, कि मान लो अगर कोई एक अमीर है और कोई गरीब है तो उसको डिफरेंटली ट्रीट ना किया जाए, इक्वली ट्रीट किया जाए, दोनों को रिस्पेक्ट किया जाए, चाहे कोई अमीर वर्ग से आ रहा है चाहे कोई गरीब वर्ग से आ रहा है, या कोई अच्छा काम कर रहा है या कोई मान लो कोई लो वैल्यू का काम कर रहा है, तो तब भी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, हमेशा इक्वलिटी मेंटेन करनी चाहिए। ये कहना चाह रहे हैं इमैनुअल कांट। नेक्स्ट पॉलिटिकल आइडियाज देख लेते हैं हम इमैनुअल कांट के। तो पहला उन्होंने मॉरल फ्रीडम की बात की है। फ्रीडम का मतलब है एक्टिंग अकॉर्डिंग टू रीजन एंड मॉरल ड्यूटी, नॉट सिंपली फॉलोइंग पर्सनल डिजायर। अगर लोगों को फ्रीडम दी जा रही है तो उसका मतलब वो नहीं है कि वो अपनी पर्सनल डिजायर्स के हिसाब से काम करेंगे। एग्जाम्पल, अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया जा रहा है लोगों को तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को अपना फंडामेंटल राइट बताते हुए किसी को कुछ भी बोले, है ना। किसी को कुछ भी बोलने का उनको अधिकार नहीं है। सभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हुए वो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिवर्सल मॉरल लॉ। तो कांट ने प्रपोज किया है कैटेगोरियल इंपेरेटिव। इसका मतलब क्या है कि इंडिविजुअल्स को हमेशा मॉरली अपनी ड्यूटी निभाते हुए, एथिक्स निभाते हुए, वैल्यूज को निभाते हुए एक्ट करना चाहिए सोसाइटी में। अगर लोग प्रॉपरली आइडियाज को देखते हुए अपनी मॉरल ड्यूटीज को समझते हुए एक्ट करेंगे तो ये एक्ट इजीली बन सकता है यूनिवर्सल लॉज, यूनिवर्सल लॉ में कन्वर्ट हो सकता है। यूनिवर्सल लॉज का मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोग फिर उससे प्रभावित होंगे एंड उसी चीज को फॉलो करेंगे। मान लो फ्रीडम कि हमारे पास क्या है, राइट टू लिव का अधिकार है या प्रॉपर्टी ऑन करने का अधिकार है, तो अगर ज्यादा से ज्यादा लोग उसको मॉरली फॉलो करेंगे तो वो क्या होगा, इन्फ्लुएंस कर पाएगा अदर लोगों को भी, एंड इजीली ये यूनिवर्सल लॉ बन पाएगा, यानी हर एक जगह इंप्लीमेंट करने में आसानी होगी। नेक्स्ट रिपब्लिकन गवर्नमेंट की बात करते हैं। कांट कांट फेवर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। कांट ने फेवर किया है कि एक प्रॉपर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए जहां पे लोगों के पास इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए और इक्वालिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है कि कानून की नजरों में सब क्या है, एक समान है। सो प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसमें रूल्स हो, कोड ऑफ कंडक्ट हो, रेगुलेशंस हो, जिसको स्टेट फॉलो करे। और सरकार कैसी होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है, जहां पे लोग जो है अपनी जो हेड है उसको खुद चुने, है ना, अपनी गवर्नमेंट को खुद चुने। नेक्स्ट कॉस्मोपॉलिटनिज्म हम देख रहे हैं। तो कांत ने पीसफुल कॉपरेशन की बात की अमंग स्टेट। मान लो वर्ल्ड लेवल पे अगर दो देशों के बीच में कोई विवाद हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो उसको कॉपरेट करते हुए पीसफुली एग्रीमेंट के थ्रू या एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए हमें क्या करना चाहिए, रिजॉल्व करना चाहिए। ये बात कह रहे हैं कांत। अब नेक्स्ट उन्होंने ये बात भी की है, परपेचुअल पीस की बात की है। मतलब अब अगर हमें इंटरनेशनली पीस मेंटेन रखना है तो उसमें जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो रिपब्लिकन कंट्री है, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन है कंट्री का, तो इस टाइप की कंट्री जो है ज्यादातर पीसफुल मीन्स को अपनाती हैं, क्योंकि उनके पास क्या है, जहां पे भी देखो कॉन्स्टिट्यूशन जिस भी कंट्री का होता है ना, वहां पे उनके जो पावर है उनकी लिमिटेड होती है। बट अगर कोई ऐसी कंट्री है जहां पे अथॉरिटेटिव रूल है, तानाशाही है, तो वहां पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं, कोई सैंक्शन है नहीं, उनपे कोई रूल्स उनपे लागू होते नहीं है हेड पे, तो वो अपनी मनमर्जी चला सकते हैं। तो उनकी मर्जी है कि वो पीसफुली रिजॉल्व करें या भाई कॉन्फ्लिक्ट को और ज्यादा बढ़ा दे। तो अब कांत का मानना था कि जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो जो हेड है उस पर कहीं ना कहीं लिमिटेड सेंक्शन होंगे, रूल्स होंगे, तो इसीलिए इस टाइप की कंट्री क्या होती है, ज्यादातर पीसफुल मेथड को अपनाती हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन, अब कांत ने ट्रांसफॉर्म किया पॉलिटिकल थ्योरी को एथिक्स, राइट, फ्रीडम, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इंटरनेशनल पीस जैसे कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट हम देखेंगे हैगल। हैगल ने हिस्ट्री, जैसे पहले लोगों के पास राइट्स नहीं थे, फ्रीडम नहीं थी, फिर धीरे धीरे स्टेट का क्रिएशन होता है एंड स्टेट की हेल्प से लोगों के पास फ्रीडम, राइट्स जैसी चीजें जो है आती हैं। नेक्स्ट एथिकल स्टेट का कॉन्सेप्ट हैगल का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हैगल जो है स्टेट को खाली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरह नहीं देख रहे हैं, बट स्टेट को देख रहे हैं एक एथिकल इंस्टीट्यूशन की तरह, जो वर्क करती है कि लोगों का वेलफेयर हो, ठीक है, लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता चले, इंडिविजुअल को अपने राइट्स, फ्रीडम, उनके पास क्या फ्रीडम है उस चीजों के बारे में रियलाइजेशन हो, पता चले, अवेयरनेस क्रिएट हो। अब फ्रीडम का मतलब क्या है हेगल के अनुसार, तो हेगल का मतलब है कि ट्रू फ्रीडम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल तभी अचीव कर सकता है जब वो पार्टिसिपेट करे फैमिली की में, अपनी फैमिली में जो भी डिसीजन मेकिंग होती है, जो भी बातचीत होती है उस चीज के अंदर, सिविल सोसाइटी के अंदर भी लेटर ऑन जानेंगे सिविल सोसाइटी क्या है,
और स्टेट के अंदर। जब हम इन तीनों स्पेयर में पार्टिसिपेट करते हैं, दैट मीन्स हम अपनी इंडिविजुअल जो फ्रीडम है वो पोजेस कर रहे हैं। नेक्स्ट, सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट हेगल ने बताया है कि फैमिली का मतलब क्या है। फैमिली हमारा वो ग्रुप होता है जो हमारे अफेक्शन पे बेस है, जो हमारे लव वंस होते हैं। सिविल सोसाइटी में हमारा इंटरेस्ट क्या होता है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इंडिविजुअल कंपटीशन। यानी कि जब हम इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो वो सिविल सोसाइटी के अंदर आती है। जैसे कि ट्रेड यूनियन हमें देखने के लिए मिलती है, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ये जो सीजीपी का प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पे, तो वो क्यों चल रहा है, उनकी उन सब लोगों की सिमिलर डिमांड्स हैं कि हम क्या चाहते हैं, जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनका वो रिजाइन कर दें, है ना, और प्रॉपर लॉज आए। तो इस टाइप की वो डिमांड करें, उनको कॉमन इंटरेस्ट है, तो वो भी किसका पार्ट है, सिविल सोसाइटी का पार्ट है। नेक्स्ट, स्टेट। स्टेट रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल इंटरेस्ट। स्टेट क्या है, स्टेट की नजरों में सब इंडिविजुअल क्या है, इक्वल है। तो इसलिए स्टेट करता है यूनिवर्सल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट, यानी सभी लोगों के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने का काम किसका है, स्टेट का। इंपॉर्टेंस क्या है, अब हेगल के जो चीजें हेगल ने बताया कि एथिकल स्टेट होना चाहिए, इस कॉन्सेप्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। एथिकल सिटीजनशिप आती है इससे। इतना याद मत रखना, बस इतना याद रखना कि हेगल ने जो कॉन्सेप्ट दिया एथिकल स्टेट का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट के मामले में, कि हर एक स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। इसको भी हेगल सपोर्ट कर रहे हैं। रैशनल गवर्नेंस, गवर्नेंस, जितना अच्छे से स्टेट वर्क करेगा उतना मैक्सिमम लोगों का वेलफेयर हो पाएगा। एज वेल एज नेशनल यूनिटी को भी ये सपोर्ट कर रहा है। नेशनल यूनिटी को कैसे सपोर्ट कर रहा है, जहां पे हम देख रहे हैं कि स्टेट क्या कर रहा है, यूनिवर्सल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि अपने लोगों के, कॉमन पीपल के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनके लिए काम कर रहा है। अभी डिफरेंस आप देख लेना। नेक्स्ट, कंटेम्प्रेरी थ्योरीज। तो अब मॉडर्न टाइम के बाद कौन सी थ्योरीज आ रही है नॉर्मेटिव अप्रोच के अंदर। तो पहला, ग्लोबल जस्टिस। पहले हम खाली इंडिविजुअल लेवल पे फोकस देख रहे थे, बट अब हम क्या देख रहे हैं, ग्लोबल लेवल पे। ग्लोबल जस्टिस की हम बात करें, ना कि इंडिविजुअल जस्टिस की। जेंडर इक्वेलिटी की हम बात करें। मल्टीकल्चरलिज्म, जहां पे माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है। स्कॉलर्स, अब स्कॉलर्स या जो थिंकर्स हैं, अब वो मल्टीकल्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट भी सपोर्ट कर रहे हैं कि जो माइनॉरिटी के राइट्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। एनवायरमेंटल जस्टिस, कि जो एनवायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन राइट्स, इकोनॉमिकली लोगों में इक्वालिटी होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी थ्योरीज इमर्ज होके आ रही है। नेक्स्ट, थोड़ा सा कंसेप्ट काफी इजी है, बट अगर आप थोड़ा सा इस टर्म पे फोकस करोगे, विल ऑफ इग्नोरेंस, तो आप कंफ्यूजन होगी, बट मैं सिंपली बताती हूँ। मान लो अ पीस ऑफ केक है, ठीक है, बर्थडे है किसी का और अ पीस ऑफ केक है और उसको कट करने की बारी है। तो मान लो कोई पर्सन बिना जाने कि भाई उसको कौन सी स्लाइस मिलेगी, कट कर रहा है, तो सबके लिए इक्वल बराबर काटेगा। बट अगर वो थोड़ा चालूपंथी लगाने लगे कि हाँ भाई मैं इस साइड से कट कर लेता हूँ, उस साइड से ज्यादा मिलेगा, तो हम इसको क्या कहते हैं, अनफेयरनेस, है ना। फेयर क्या हुआ कि सबको इक्वल मिले। अब ये जॉन रॉल्स ये कहना चाह रहे हैं, जॉन रॉल्स ये कहना चाह रहे हैं, अगर किसी को अपने फ्यूचर सोशल पोजीशन के बारे में नहीं पता होगा तो वो फेयर एक्ट करेगा। मतलब अगर वो पर्टिकुलर इंसान, ये उसे पता ही नहीं है कि उसको किस साइड से मिलने वाला है स्लाइस, तो वो फेयरली सबके लिए फेयर काटेगा। बट अगर वो ज्यादा दिमाग लगा के ये सोचे कि हाँ मुझे इस साइड से मिलेगा, तो वो अनफेयरली कट करेगा। तो जॉन रॉल्स का यही मानना है, अगर ओरिजिनल पोजीशन किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की फ्यूचर में क्या होगी अगर उसको नहीं पता है, तो वो फेयर एक्ट करेगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो गवर्नमेंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज बनाती है, तो किसी भी इंसान को नहीं पता है कि फ्यूचर में भाई हो सकता है कोई भी बीमार पड़ सकता है, तो हम क्या करेंगे, हेल्थ केयर फैसिलिटीज का समर्थन करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो यही कहना है जॉन रॉल्स का, अगर हमें फ्यूचर के बारे में अपने नहीं पता है तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। बट अगर हमें फ्यूचर में क्या होने वाला उस चीज का पता है, आउटकम पता है, तो हम क्या करते हैं, अनफेयर मीन्स की तरफ चले जाते हैं। जैसे अभी ही एंटी जो नीट का पेपर हुआ, उसमें लोगों को पता था कि अगर हम पैसे देंगे तो हमें अपना फ्यूचर सिक्योर है, हमारा फ्यूचर सिक्योर है, हमें आंसर पूरा पता चल जाएगा और हम डॉक्टर बन जाएंगे, डॉक्टर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सो लोगों ने क्या किया, अनफेयर मेथड को अपनाया। बट अगर उन्हें नहीं पता होता तो वो प्रॉपर अपना टेस्ट देते, है ना। तो यही जॉन रॉल्स का कहना है कि अगर इंडिविजुअल्स को पता ही नहीं है कि उनकी फ्यूचर पोजीशन क्या होगी, तो हमेशा फेयर मेथड को यूज करेंगे। नेक्स्ट, अब दो जस्टिस के मेथड दिए उन्होंने कि जस्टिस कैसे इंश्योर हो सकती है सोसाइटी के अंदर। पहला, सबके लिए इक्वल लिबर्टी, सबके लिए इक्वल फ्रीडम, इक्वालिटी पूरी सोसाइटी में। दूसरी बात वो कर रहे हैं कि कुछ इनइक्वालिटीज एक्सेप्टेबल है, ठीक है, अगर वो बिल्कुल लीस्ट एडवांटेज पर्सन को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है या बेनिफिट प्रोवाइड करा रही है। तो इसको हम कहेंगे फेयर, प्रोवाइड फेयर इक्वालिटी फॉर अपॉर्चुनिटी। मान लो एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, ओके, एक पर्सन ऐसा है जो पढ़ के आया प्रॉपर अच्छे से, बट उसका जो हाथ है उसका हैंड नहीं है, ठीक है, तो वो लिख नहीं सकता, देख सकता है, बोल सकता है, पढ़ने की उसमें मतलब पूरी एबिलिटी है, बट वो लिख नहीं सकता। तो उसको अगर हम प्रोवाइड करा रहे हैं कोई लिखने के लिए पर्सन,
ठीक है, तो ये चीजें क्या है, फेयर है। ये जॉन रॉल्स का कहना है कि कुछ डिस्क्रिमिनेशन, कुछ डिफरेंस प्रिंसिपल फेयर है। नेक्स्ट, रॉबर्ट नॉजिक सपोर्ट करते हैं लिबर्टेनियज्म को, यानी कि लोगों के पास इंडिविजुअल राइट्स होने चाहिए, प्रॉपर्टी राइट्स होनी चाहिए, और स्टेट जो है मिनिमल कंट्रोल करे लोगों की लाइफ को। गवर्नमेंट का काम क्या है, सिर्फ राइट्स को प्रोटेक्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और इन्फोर्स करना जो भी लॉज वो बना रहे हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कम्युनिटेरियनिज्म का। मेजर थिंकर्स क्या है इसके, माइकल, चार्ल्स, एल्सडेयर। अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि इंडिविजुअल शेप देयर कम्युनिटीज एंड ड्यूटीज एंड सोशल रिलेशनशिप्स आर एज इंपॉर्टेंट एज राइट। शेयर वैल्यू स्ट्रेंथ एंड डेमोक्रेसी, यानी कि लोग जितना कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करेंगे, ओके, उतना ज्यादा डेमोक्रेसी क्या होगी, पावरफुल बनेगी। फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी वेरी इजी, जो वुमेन को सपोर्ट करती है कि कैसे जो थिंकर्स हैं वो वुमेन को इग्नोर करते हुए आ रहे हैं। वुमेन के बारे में हम कहीं पे भी नहीं सुन रहे, इसलिए जो फेमिनिस्ट हैं वो आए उठ के उन्होंने वुमेन्स को सपोर्ट में बात की कि जेंडर इक्वालिटी मिलनी चाहिए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए वुमेन को, रिप्रोडक्टिव राइट्स मिलने चाहिए वुमेन को। प्रोमिनेंट थिंकर क्या है इसमें, सुसान मोलर हॉकिन, कैरोले पिटमैन, इरिस मेडेन यंग। मल्टीकल्चरलिज्म का मैं आपको पहले ही बता चुकी, जहां पे हम माइनॉरिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि माइनॉरिटी जो ग्रुप्स हैं वो भी रिकग्निशन डिजर्व करते हैं। जो स्टेट है माइनॉरिटी के राइट्स को भी क्या करे, रिकॉग्नाइज करे। एनवायरमेंटल पॉलिटिकल थ्योरी सपोर्ट करती है इकोलॉजी को, मतलब जो स्टेट है, यहाँ पे इन्वायरमेंटलिस्ट का कहना है मेजरली कि जो स्टेट है वो क्या कर रहा है, डेवलपमेंट के नाम पे कि भाई हम डेवलपमेंट करेंगे, उसके नाम पे क्या कर रहा है, एनवायरमेंट को क्षति पहुंचा रहा है। जैसे हम देखते हैं पेड़ काटे जा रहे हैं रोड बनाने के नाम पे, टनल्स बनाने के नाम पे पहाड़ों को काटा जा रहा है, इस टाइप से। तो वो इस सब चीजों के अगेंस्ट बात करते हैं। कॉमन जस्टिस प्रमोट करती है, नॉर्मेटिव अप्रोच ह्यूमन राइट प्रोटेक्ट करती है, पब्लिक पॉलिसीज को गाइड करती है। गवर्नमेंट को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराती है कि आप कैसे वेलफेयर पॉलिसीज को डिजाइन कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग को इंगेज करती है, जहां पे क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को सपोर्ट करती है और कंटेम्प्रेरी चैलेंज जैसे कि एआई, एथिक्स, डिजिटल प्राइवेसी, इन सब चीजों को भी एड्रेस करती है। क्रिटिसिज्म क्या है, एक्सेसिव आइडियलिज्म। क्रिटिक्स ने आर्ग्यू किया है कि नॉर्मेटिव थ्योरी जो है कभी कभी क्या करती है, पॉलिटिकल रियलिटीज को इग्नोर कर देती है। नेक्स्ट, सब्जेक्टिविटी। जो कॉन्सेप्ट है वो काफी ज्यादा ओवरलैप करते हैं, कोई थिंकर कुछ कह रहा है, कोई थिंकर कुछ कह रहा है। लैक ऑफ एम्पेरिकल वेरिफिकेशन, यानी कि नॉर्मेटिव थ्योरी के अंदर हम वेरीफाई भी नहीं कर सकते चीजों को, जो हम एम्पेरिकल थ्योरी के अंदर कर सकते हैं। एम्पेरिकल जो अप्रोच है वहां पे कोई भी फैक्ट बोला जा रहा है तो उसको वेरीफाई कर सकते हैं साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू। बट नॉर्मेटिव में क्या हो रहा है, आर्ग्यूमेंट हो रही है, डिबेट हो रही है, डिस्कशन हो रहा है, तो इसमें हम क्या है, जो फैक्ट्स हैं, जो भी बातें कही जा रही हैं, उनको हम वेरीफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट, कल्चरल डिफरेंसेस। वैल्यूज कंसिडर यूनिवर्सल मे नॉट बी एक्सेप्टेड इक्वली अक्रॉस सोसाइटी, यानी कि कल्चरल डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं। जो बातें बोली गई हैं हो सकता है वो एक प्लेस पे एक्सेप्ट की जाए, अदर प्लेस पे ना की जाए, यानी कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। लिमिटेड पावर है, पॉसिबिलिटी ऑफ आइडियोलॉजिकल बाइस। आइडियोलॉजिकल बाइस का मतलब क्या है कि कुछ फिलोसफर्स किसी चीज को प्रेफरेंस दे रहे हैं, मान लो जैसे जॉन रॉल्स विल ऑफ इग्नोरेंस को प्रेफरेंस दे रहे हैं, इमैनुअल कांट कॉन्स्टिट्यूशन को प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो ऐसे सबकी क्या है, प्रेफरेंस है एक, तो इसलिए आइडियोलॉजी क्या कर रही है, क्लैश कर रही है। तो थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो। यहाँ पे हमारा जो पूरा लेक्चर है वो समाप्त होता है, एंड दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। एंड फॉर दिस पीडीएफ वेट, जब पूरा यूनिट खत्म हो जाएगी ना, पूरी 10 की 10, तब मैं ये कंबाइन करा के अपलोड करवा दूंगी टेलीग्राम पे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस चैनल टू योर पीयर ग्रुप्स, जिससे उनकी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग हो पाए।